बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनको लाइक किया और आप आगे भी बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज एक मरतबा फिर मैं दोबारा तुर्की के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे और कॉल पर भी तुर्की के मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे थे और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि कौन से हम डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो तुर्की का हमें वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस हम करेंगे सारी डिटेल, और इसके अलावा जो अभी फ़ीस करंट चल रही है तुर्की के वीज़ा के लिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आजकल तुर्की के वीज़ा के बारे में बहुत से लोगों का रुझान हो गया है। वो इसलिए कि तुर्की की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उनका एक्सेप्टेंस रेट जो इस वक्त चल रहा है तकरीबन 95% है कि अगर एक 100 बंदा वीज़ा अप्लाई करता है तो तकरीबन 95 बंदों को जो है वो 95 बंदों को वीज़ा मिल रहा है। अब उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं, अप्लाई कहाँ पे करना है, ये सारा तरीका मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन थोड़ा-सा मैं उसमें आपको मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अगर तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल करके तुर्की पे जाते हैं, तो फिर आपको वापस भी ज़रूर आना चाहिए। ये ना हो कि आप वहीं पे स्टे कर जाएँ। इससे ये होता है कि जो आपके बाद में आने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए हमेशा यही कोशिश किया करें, जो आपके पास वीज़ा है, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा इल्लीगल काम ना करें कि जो आपके बाद में आने वाले उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। तो अब बढ़ते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है तुर्की के वीज़े के मतलब उसके मतलब बात करता हूँ। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप ये अब लिख लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ लगाने हैं तुर्की वीज़ा के लिए, या फिर आप मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंने डाल दिया, वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं और एक चेक लिस्ट बना के आप चेक करते जाएँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर है आपका पासपोर्ट, फिर उसके बाद जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके अगर प्रीवियस पासपोर्ट कोई पहला भी पासपोर्ट है वो भी आपने साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद फिर आ जाती है आपका नेशनल आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी फ़ोटोग्राफ, 4 अदद आपने वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोग्राफ अपने साथ रख लेनी है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएँ आप अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इसके बाद अब अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बैंक में जो आपका बैलेंस इस वक़्त है वो 7 लाख से ऊपर होना चाहिए। 7 लाख से कम आपका बैंक का बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएँगे। तो इसलिए 7 लाख से बैलेंस ऊपर होना चाहिए। बिज़नेस का आप लेटर हेड साथ लगाएँगे, बिज़नेस का अगर विज़िटिंग कार्ड है तो वो भी साथ लगा सकते हैं। एनटीएन नंबर अगर है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एनटीएन नंबर लगाएँ। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप साथ अपना लीव लेटर लगाएँगे, एनओसी लेटर भी जिसे कहते हैं, साथ आप लगाएँगे 3 मंथ की अपनी सैलरी स्लिप, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि ये आप जॉब कर रहे हैं और आपको हर मंथ इतनी सैलरी जो है वो आ रही है। इसके बाद आप लगाएँगे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जिसका बैलेंस जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 7 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आप लगाएँगे पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड अब कैसे बनता है उसके मतलब भी मुझे लोग पूछते हैं, हालाँकि बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी सरकारी बड़े हॉस्पिटल में जाएँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया होता है। पासपोर्ट आपने अपना साथ लेकर जाना है, जब आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको पोलियो के ड्रॉप्स देंगे, उसके बाद वो एक फॉर्म सा फिल करके उसके ऊपर अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह लेके आपको स्टैम्प कर देंगे। तो इस तरह आपका पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड भी बन जाएगा, तो ये भी आपने साथ लगाना है। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्ड भी आपने साथ लगाने हैं। अच्छा एक और बात बताऊँ कि अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री पहले है, कोई छोटी कंट्री जैसे मलेशिया, थाईलैंड, अज़रबैजान, श्रीलंका या दुबई, या किसी भी इस कंट्री की आपकी ट्रैवल, या यूरोप की भी है, किसी भी कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उनके आपने उस जो आपके प्रीवियस वीज़ाज़ हैं पहले उनकी भी आपने फ़ोटोकॉपियाँ सारी करवा लेनी है, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखनी है। इसके अलावा जो आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप लगी हुई है, अगर आप किसी मुल्क गए हैं वीज़ा के ऊपर, तो एक एग्ज़िट एंट्री की जो स्टैंप है उनकी भी आपने फ़ोटोकॉपियाँ करवा के साथ रख लेनी है।
नेक्स्ट आपका आ जाएगा होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो है आपको टिप देने लगा हूँ, अगर आप उनको दिखा रहे हैं अपने ट्रैवल प्लानर में कि आप 2 सिटीज़ में स्टे कर रहे हैं, 4 दिन एक में तो 4 दिन दूसरी में, तो आपने अपने होटल की बुकिंग जो है वो भी इसी तरह करनी है, 4 दिन एक सिटी में और 4 दिन एक सिटी में। ये ना हो कि आप 8 दिन का होटल एक ही जगह पे बुक कर लें, जो कि आपके ट्रैवल प्लान से मैच ना करता हो। अगर तो पॉसिबल है कि वो सिटी करीब है, आप वापस आ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर दूर है, ज़रा लंबा सफ़र है, तो फिर यही कोशिश कीजिए कि आप 2 जगह पर होटल बुक कराएँ, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छा और वैलिड पॉइंट बनता है कि वो आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट ना करें या मुश्किल पेश आ सकती है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ख़्याल रखें। फिर आ जाती है आपकी एयर टिकट। एयर टिकट की भी आपने सिर्फ़ बुकिंग चाहिए, आपको कन्फर्मेशन उसकी नहीं चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आपने साथ लगानी है, और साथ जो मेन चीज़ जो सबसे ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स रखना है, वो है आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। अगर तो आप बिज़नेस करते हैं, तो फिर आपके बिज़नेस के लेटर हेड पे आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप लिखवा सकते हैं उसके ऊपर आपने लिखना है कि आपका पर्पज़ क्या है जाने का, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप बिज़नेस क्या करते हैं या जॉब क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने आप उसमें अंदर मेंशन करनी है। अगर आपको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर नहीं बनाना आता, तो आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के लिए मुझे भी कह सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाना हो, तो वो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि क्या चीज़ें लिखनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाकर वीज़ा अप्लाई करने हैं। अब आ जाती है बात आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो ट्रैवल इंश्योरेंस पहले जो थी वो आप किसी ट्रैवल एजेंट से लगवाते थे या आप ऑनलाइन बाय करके लगवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो एम्बेसी वाले हैं, अनातोलिया वीज़ा ऑफ़िस वाले हैं, वो ही आपका ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लगाएँगे। तो आपको बाहर से ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ पे अच्छा जब आप अब आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रख लें। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो फिर आप उस अपनी सिटी में सर्च कर सकते हैं एनातोलिया वीज़ा ऑफ़िस, तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। आपने वॉक इन जाना है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप किसी बड़े शहर के करीब रहते हैं तो आप उस बड़े शहर में एनातोलिया वीज़ा ऑफ़िस सर्च करेंगे और आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वॉक इन चले जाएँगे और जाकर वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, वो सिंपल सा फ़ॉर्म होगा, वो आपने फ़िल करना होगा, उसके ऊपर बेसिक डिटेल होगी, उसमें यही होगा कि आप पहले कभी तुर्की गए हैं, आप आपके नाम के मतलब या आपके आपके आइडेंटिफिकेशन जो इन्फॉर्मेशन उसके मतलब वो फ़ॉर्म होगा, बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्म आप फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है। वो फ़ॉर्म फ़िल करने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लगाएँगे। अब अगर बात कर ली जाए कि आपने फ़ीस कितनी पे करनी है, तो अभी जो करंट फ़ीस चल रही है तुर्की, जिसके अंदर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, जो कि आपके 35,000 यूरो को कवर करती है, वो भी उन्होंने देनी है, तो वो तकरीबन है 50 से 52,000। ये जून का महीना चल रहा है, तो अभी जो करंट उनकी फ़ीस चल रही है, वो 50 टू 52,000 है। अच्छा जी, ये आपने फ़ीस पे करनी है। अब जो ड्यूरेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना टाइम लग रहा है। अगर तो आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर आपको सिर्फ़ वो 3 से 5 दिन के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट कर देंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम तुर्की का अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन आपको लग सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में, क्योंकि उस दरमियान में वो वेरिफ़िकेशन वगैरह करते हैं और वेरिफ़िकेशन के बाद वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप पे मैंने तो बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप तुर्की का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल और ईज़ी है और वीज़ा रेशियो भी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कि मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है तुर्की वीज़ा के मतलब, ये तुर्की के विज़िट वीज़ा के मतलब हम बात कर रहे थे। तो मैंने फुल डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।